13 महीने तक एक कृषि कानून के खिलाफ लड़ाई लड़ी और आप उसमें सफल हुए, बिल्कुल कानून वापस भी हुआ। लेकिन 2 ही महीने के बाद 5 स्टेट के चुनाव हुए, इसमें बीजेपी ने 4 स्टेट में रिटेन किया। लेकिन उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, खास करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के पॉकेट में जहां किसानों का एक प्रोटेस्ट था, लेकिन अगर देखा जाए तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को सबसे ज़्यादा सीटें आती है और उत्तराखंड में का जो इतिहास रहा है कि वहाँ एक मर्तबा बीजेपी और कांग्रेस गवर्नमेंट शेयर करती थी, लेकिन बीजेपी ने वहाँ रिटेन किया। तो क्या ये माना जाए कि जो किसानों का जो प्रोटेस्ट है, क्या वो खुद तक था, क्या कृषि कानून तक था, क्या वो आइडियोलॉजिकली बीजेपी को एक्सेप्ट कर चुके हैं अगर उनके खिलाफ काम ना हो? और एक सवाल इसमें यह भी है कि किसानों की जिस तरह कृषि कानून बने, उसी तरह एक कानून उससे पहले पास हुआ सीए का कानून, जिसमें मुसलमानों को बाकायदा उसमें एक्सक्लूड किया गया और ऐसा कानून बनाया गया जिसमें उसमें एग्जिस्टेंस का भी सवाल हुआ। लेकिन किसानों का प्रोटेस्ट उस कानून के लिए उस तरह नहीं दिखा जिस तरह इस कृषि कानून के लिए उनका था पूरा रेजिस्टेंस। तो क्या ये जो किसान मोर्चा है खुद तक सीमित है या उसका जो है सारे ना इंसाफ़ी या सारे उसके लिए? खास करके इस पे जवाब दें। देखिए साथियों, मैं बहुत क्लियर करना चाहता हूं कि संयुक्त किसान मोर्चा का इस तरह का एक पॉलिटिकल अल्टरनेटिव देने का इस आंदोलन में कोई इस तरह का हमारा निशाना नहीं था। हमने ये बात सही है कि बंगाल में और यूपी में भी कोशिश की कि हमारे मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, फिर मैं अपनी बात भी रखा, बाकी साथियों ने भी रखी है कि आंदोलन 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 इसके जरिए ही कुछ ताकतों को शिकस्त दी जा सकती है। आंदोलन अगर नहीं रहेगा तो उनके हाथ में बहुत सारा पैसा है, बहुत ताकत है, पूरा मीडिया है। आंदोलन का अगर चलते हुए अपने एक निशाने की तरह वो आगे बढ़ेगा, जो साथी बोल के गए हैं, तब हम सोचेंगे कि आंदोलन फेल हो गया है। आंदोलन का उस तरह का कोई ना तो शुरू से कोई उस तरह का था। मेनली 3 कानून एमएसपी के लिए आंदोलन लड़ा गया था। फिर भी इस आंदोलन के जरिए, जैसे मैंने पहले कहा कि मोदी जी को भी एक डर था कि आंदोलन अगर आगे बढ़ेगा, क्योंकि साथियों देखो 1757 में अंग्रेज आए, 1857 में फिर पहली आज़ादी की लड़ाई हुई, फिर जाके 1947 में अंग्रेज़ों को शिकस्त सुननी पड़ी। बल्कि हम अगर सोचें कि इतने पॉलिटिकली ताकतवर लोगों को एक किसानों का केवल आंदोलन, वो भी 2 स्टेट्स का, कोई पॉलिटिकल शिकस्त दे देगा, ये संभव ही नहीं है। वो कोई बड़ा जन आंदोलन देश के कोने कोने में जो चलेगा, वो जन आंदोलन बेशक उसमें किसानों का आंदोलन का एक बड़ी भूमिका होगी, इसको हमें मानना होगा। ये चीज़ को देखते हुए मुझे लगता है किसान आंदोलन से इतना एक्सपेक्ट करना ठीक नहीं है। दूसरी बात, ये भी बात सच है आपकी कि हमारे उस आंदोलन के मुद्दों में, मैं तो कहता हूँ कि जिस तरह से हमने मुद्दों को किया, हम तो अपना कर्ज का मुक्ति वाला मुद्दा ही पाना उस समय भूल गए, वो भी नहीं डला। इसलिए वो एक कॉम्प्रिहेंसिव डिमांड चार्टर, चार्टर ऑफ पीपल्स ऑफ इंडिया, जब किसान उसके साथ जुड़ जाएगा, बाकी लोग भी जुड़ जाएंगे उस आंदोलन के जरिए, मुझे लगता है वो इशू भी आ जाएंगे जो साथी ने बोले हैं माइनॉरिटीज़ के, दूसरे इशू भी आ जाएंगे। लेकिन फिर हमारा निशाना बिल्कुल स्पष्ट होगा कि हम लड़ाई इससे आगे की भी लड़ रहे हैं, जो इस आंदोलन में हमें दिखाई ना थी, ना हमें सोचना चाहिए कि वो लड़ा क्यों नहीं किया। हर आंदोलन के उद्देश्य तय किए जाते हैं, टारगेट होते हैं और प्रायोरिटी तय की जाती है। जैसा डॉक्टर साहब ने अभी कहा, हमारे इशू केवल इतने नहीं थे, 3 कानून वापिस हों ये हमारा मुख्य मुद्दा था, लेकिन उसके साथ दूसरी बातें भी थी। आंदोलन जब हम चलाते हैं तो बहुत चीज़ों को कंसिडर करते हैं कि किस तरह की परिस्थिति है और किस तरह के सर्कमस्टांसेस में हमारे आंदोलनकारी, हमारे सहयोगियों का
उनका रुख मापते हैं। ये आंदोलन इस उद्देश्य को लेके था कि एक अहंकारी व्यक्ति जो निरंकुशता से प्रजातांत्रिक मूल्यों को रौंदता जा रहा था, जिसने हमसे पहले 6-7 आंदोलनों को ख़त्म कर दिया था, और लास्ट में जब ये किसान आंदोलन शुरू हुआ तो देश और दुनिया की नज़रें टिकी थी कि इस आंदोलन का क्या होगा। और हमारा भी ये था कि सब कुछ दांव पे लगा के हमने जब वाइंड अप किया तो ये कह के किया था कि हम कंप्लीट जीत के साथ नहीं जा रहे हैं, लेकिन हम एक उद्देश्य को प्राप्त करके जा रहे हैं। हमने उस अहंकारी के घुटने टिकवा दिए। हमने ये मैसेज दे दिया है कि इस अहंकारी को झुकाया जा सकता है। लड़ाई अभी बाकी, बहुत इशू हैं, बहुत मुद्दे हैं, और चुनावी राजनीति का तो आप देख रहे हैं। कल गोवा में क्या हुआ, महाराष्ट्र में क्या हुआ, उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, वो डिटेल में आपको नहीं पता हो तो हर जिले में ये प्रशासन को हिदायत थी कि एक एमएलए को जिताना, एक एमएलए को जिताना। सबको पता था, ओपन सीक्रेट है कि किसको हराया गया, किस डिस्ट्रिक्ट में किसको हराया गया। एक एमएलए के हराने से 81 डिस्ट्रिक्ट 81, बड़ा कैलकुलेटेड काम करते हैं ये। तो केवल और केवल ये नहीं, बहुत चीज़ों पे नज़र रखनी पड़ेगी, बहुत इश्यूज हैं, बहुत बातें हैं, और एक आंदोलन के माध्यम से सब कुछ नहीं समेटा जा सकता। हमने एक मैसेज दे दिया कि इसे गिराया जा सकता। लड़ाई, मैंने पहले भी कहा था और अब भी कह रहे हैं कि लड़ाई तो बाकी, हमने रेस्ट लिया था और हम दोबारा अपनी तैयारी कर रहे हैं। और समाज में बहुत इश्यूज हैं, बहुत हैं, कुछ इश्यूज को लड़ा जाता है। अब हमारे एक साथी थे उस आंदोलन में जिसका आपने जिक्र किया, उनको कमज़ोर करने के लिए घेरा गया, आंदोलन जीवी का तगमा देके। अगर किसान आंदोलन में भी हम 20 जगह खड़े हो जाएंगे तो एक वर्ग को तैयार किया जाएगा कि ये प्रोफेशनल हैं, आंदोलन जीवी हैं, और इस तरह से करते हैं। आपके सामने ही हुआ सारा खेल। और लोगों को कई दफ़े लोगों की मानसिकता को देखते हुए, मतलब बहुत चीज़ों को देखा जाता आंदोलन चलाने में। तो वो एक लंबा विषय है जिस पे इस थोड़े से समय में नहीं हो सकता। जो हम मूवमेंट चलाते हैं तो ग्राउंड रियलिटीज़ जो जिस मूवमेंट को लीड करता है उसको पता रहता है कि सिचुएशन क्या है, मेरी ताकत कितनी है, मेरे पास एम्युनिशन कितना है, मुझे फायर किस पे करना। और हम उस हिसाब से अपनी रणनीति बना के आगे बढ़ रहे थे इस आंदोलन में। और ईश्वर का धन्यवाद देते हैं कि हमने वो काम करके दिखाया जिसको असंभव मान रहे थे लोग, कि कुछ भी हो जाए ये झुकेगा नहीं, ये हटेगा नहीं। उसको हमने सामने लाके खड़ा कर दिया देश के। तो वो हम इस आंदोलन की विक्ट्री मानते हैं। और इश्यूज तो बाकी हैं, हमारे सारे इश्यूज बाकी हैं। 3 आंदोलन का हमको कोई नुकसान थोड़ी, 3 कानून का नुकसान क्या था, वो तो इम्प्लीमेंट ही नहीं हुए थे। उनका तो भविष्य में नुकसान होने वाला था। लेकिन बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जिनका नुकसान लगातार झेल रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये रिपोर्ट है, 45 लाख करोड़ रुपए इस सरकार के सत्ता में आने के बाद किसानों के एमएसपी कम दे के ये सरकार खा गई है। 45 लाख करोड़ इनके आने के बाद। तो इश्यूज बहुत हैं, हम भी जानते हैं, लड़ाई भी हमारी, मुद्दे भी और हैं। लेकिन जैसा मैं बार बार रिपीट ना करते हुए, जो हमारा टारगेट था उसको अचीव करके, जो कैलकुलेटेड काम था, हम ब्रेक दे के चले गए थे, ख़त्म करके नहीं गए थे। और पुनः हम मैदान में आएंगे बाकी इश्यूज के साथ। सीए एनआरसी की जो एक बात कही, मैं सोचता हूँ किसान जब किसानों के मुद्दे पर लड़ता है तो हमने ये किसान आंदोलन देखा, वो किसान यूनियनों के ज़रिए आता है। लेकिन किसान मुल्क का एक शहरी भी है। और जब सीए एनआरसी का आंदोलन चल रहा था तो ये जहन में रखना बहुत ज़रूरी है कि पंजाब एक वो राज्य था जहाँ ज़िले ज़िले में, गांव-गांव में लोग सीए एनआरसी के ख़िलाफ़
उतर के मैदान में आए थे। तो बहुत सारी बातें हैं और मैं समझता हूँ कि जैसे साथी ने कहा कि इस आंदोलन की भूमिका को समझते हुए, उसके दायरे को समझते हुए हमें उसके समकक्ष जो चुनौतियाँ थी, जो कार्य थे, उनको हमें उसी हिसाब से सोचना चाहिए। एक मैं सबको जानकारी दे दूं कि एसकेएम की बैठक में अभी सेकंड फेज आंदोलन का अनाउंस हो चुका है, इश्यूज भी ऐड हो चुके हैं। आंदोलन 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी की पहली बरसी जो आ रही है, एनिवर्सरी शहीदों की, उस दिन पूरे देश में बड़े बड़े गैदरिंग करके भारत सरकार की पूरे देश में अस्थियां जलाई जाएंगी और अजय मिश्र टैनी को बर्खास्त करने की मांग करते हुए शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाएंगी, नंबर 1। नंबर 2, 26 नवंबर को फिर दोबारा पूरे देश में अपनी अपनी प्रांत की राजधानियों की तरफ गवर्नर हाउस को डिमांड चार्टर देने के लिए पूरे प्रांतों में बड़े बड़े गैदरिंग होंगी, हजारों की बहुत बड़ी बड़ी गैदरिंग होगी, कई हजारों की पूरे देश में, और आंदोलन अक्टूबर से निकलकर आगे बढ़ेगा। 26 नवंबर में देश फिर देखेगा कि पूरे देश का किसान कैसे सड़कों के ऊपर। एक सवाल और था किसी साथी का। माइक आप उत्तर उससे दीजिएगा, मैं इससे क्वेश्चन। हम देखते हैं कि किसी भी जन आंदोलन का सबसे चुनौतीपूर्ण समय तब होता है जब जन विरोधी ताकतें अलग अलग तरीकों से, इनडायरेक्ट तरीकों से वो हमले लगातार जारी रखती है। उस पर एक महत्वपूर्ण उदाहरण है अभी रिसेंट का जो गेहूं का एक्सपोर्ट हो रहा था रूस यूक्रेन हमले के दौरान, और भारत सरकार ने उस एक्सपोर्ट को करने के लिए पूरी दुनिया को ऐसा ऐलान किया और उसके अगले 10 दिन के अंदर ही उस पर बैन लगाया। और उस बैन के बाद जो देखा गया कि आईटीसी और रिलायंस जो कंपनियां हैं, उन्होंने सबसे ज़्यादा ये एक्सपोर्ट बैन में वो सारा एकत्रित किया, सारा गेहूं को, जिसका सबसे बड़ा असर जो सरकारी गोदामों में पड़ा है और किसानों और छोटे मध्यम व्यापारियों पे पड़ा। तो इस समय पे जैसे आपने बताया कि किसान आंदोलन फिर से मोर्चा आगे खड़ा करने वाला है, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो दिखाई देता है कि आंदोलन के दायरे को बढ़ाते हुए साथ में किसानों के एमएसपी के साथ साथ एमएसपी पे बोनस की भी मांग करते हुए शायद हम आंदोलन को और तेज कर सकते हैं, क्योंकि अब न केवल गेहूं का एक्सपोर्ट बैन हो रहा है बल्कि अब चावल का भी एक्सपोर्ट बैन हो रहा है। उसी तरह की चीजें हम दोबारा देखेंगे कि पूंजीपतियों को ही सीधा उसका मुनाफा और फायदा पहुंचेगा। तो उस पे मोर्चा का क्या आगे रवैया और तरीका होना है? सवाल तो नहीं है, सजेशन है। सवाल ये है कि आगे मोर्चा इस पे क्या रुख अपनाना चाहता, कितना कड़े रुख से, क्योंकि शायद कहीं ना कहीं मई महीने में जो ये बैन लगा, तो किसान आंदोलन से जुड़े मोर्चा ने कुछ हद तक पूरी तरीके से मैं कह सकता हूँ कि उस पे हम पूरी तरह से नहीं आ पाए उस बैन के रुख को समझने में या फिर सरकार के रुख को समझने में। पावेल आप देना चाहें? अरे कोई कौन? देखिए, जो आपका सवाल है उसमें बीच में मोर्चा का क्या है, तो पहले जो हमने लंबी डिस्कशन की उसमें कि सिर्फ जो कानून है वो वापस हुए, जो उनकी कारपोरेट के पक्ष में पॉलिसीज है वो रिवर्स नहीं हुई है। तो जब तक उनकी कॉर्पोरेट के पक्ष में सरकार की जो इकोनॉमिक पॉलिसी वो रहेगी तब तक ये सारा कुछ चलता रहेगा। तो इस आंदोलन ने तो एक ट्रेलर दिखाया है, इन पॉलिसीज को रिवर्स करने के लिए एक पूरी फिल्म दिखानी पड़ेगी जिसमें आप सभी का एक रोल होगा। तभी हम अबानी अडानी, जो पहले युद्धवीर जी ने बात बोली कि हमारे दो वाली जो सरकार है, जो पॉलिसी है उसको रिवर्स करने के लिए बड़े जन आंदोलन की जरूरत है। और इस आंदोलन ने तो सिर्फ अभी ट्रेलर दिखाया है, पॉलिसीज को रिवर्स करने की अभी जरूरत है। मैं कुंदन हूँ और मेरा प्रश्न ये है कि एमएसपी और जो 3 लॉ थे उसके इर्द गिर्द एक एकता स्थापित करके हरियाणा, वेस्ट यूपी, पंजाब और राजस्थान के कुछ इलाकों में किसान आंदोलन हुआ है। लेकिन किसान आंदोलन मध्य प्रदेश में भी हुआ था इससे पहले,
अगर पूरे नेशन के इकाई मानते हुए पूरे किसानों को एकजुटता कायम करने की बात की जाए, तमिल के किसानों को भी मैंने कुछ दिन पहले 2017 के आसपास देखा था कि वे चूहे खाकर प्रदर्शन कर रहे थे। तो ऐसे कृषि मुद्दा जो है हर रीजन में भिन्न भिन्न होता जा रहा है। तो ऐसा क्या किसान मोर्चा के पास कोई ब्लूप्रिंट है कि वो बाकी क्षेत्रों के किसानों को भी जोड़ पाएगा? जैसे कि मैंने देखा था कि पूर्वी बिहार और बंगाल इस तरफ के किसान लगभग उदासीन थे। ठीक है, ये एक सवाल है। दूसरा एक सवाल है, ये तो है स्पेस, मतलब भिन्न क्षेत्रों में किसानों की एकता कैसे स्थापित करेगा। दूसरा एक सवाल है क्लास का लेकर, कि बहुत खूबसूरत बात है कि इस बिल में एक ऐसा बिल था जिसके कारण पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को चोट पहुंच रही थी, और उसके कारण एक बहुत बड़ा दलित तबका है जिसको मतलब कि क्या कह सकते हैं कि जो जो अन्न मिलता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत, राशन कार्ड के तहत, वो छीनने वाला था। लेकिन ये आंदोलन क्या उस तरीके से बड़े लार्जर दलित पीपुल को अपने साथ एकजुट कर पाएगा? क्योंकि ये प्रचार बहुत महत्वपूर्ण है कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अगर खत्म होता है तो एक बहुत बड़ा तबका है जो सरकारी योजनाओं से वंचित हो जाएगा। का इशू है। देखिए, किसान आंदोलन में इस इशू को रेस किया गया था और इस पर बात भी होती रही, और बात ये है कि जो जोर था एमएसपी के इशू पर, जो जोर एमएसपी के इशू पर था वो पीडीएस पर नहीं आ रहा था। उसका एक रीजन ये है कि किस आंदोलन में कौन सी लेयर खुद उतनी इन्वॉल्व है लोगों की जिससे ये इशू डायरेक्टली रिलेट था। जैसे पुअर पीजेंट्री का इशू बनता है पीडीएस का, पर उससे पहले उनके लिए ये बना हुआ था कि जो हमारी क्रॉप्स है वो गवर्नमेंट खरीदने से ही जवाब दे देगी, तो उससे पहले वो उन्हें दिखता था। पीडीएस जाएगी जो उससे भी नीचे वाला सेक्शन है, और वो जो सेक्शन है जिसे वो दलित ही नहीं है, दलित भी हैं उसमें, पर बहुत से दूसरे लोग भी हैं जो आबादी का 50-60% हिस्सा बनता है। जब तक वो खुद उस आंदोलन में नहीं आएंगे तो दूसरे लोग उतना जोर नहीं दे पाएंगे। जिन्होंने जोर दिया भी वो एक इम्पॉर्टेंट बात है, पर उन सेक्शंस को जो पीडीएस का लाभ उठा रहे थे उनको खुद उस एजुटेशन में अपने पूरे जोर से आना पड़ेगा, तभी उसकी जो प्रॉपर प्लेसिंग है वो आ पाएगी। एक तो ये बात है। एसकेएम की लीडरशिप फॉर्मली उसने शामिल किया है, फॉर्मली शामिल कर लेने से भी वो उतना ज्यादा जोर से आगे नहीं आएगा जब तक वो लोग नहीं आते। जहां तक दूसरी बात है जो आपने पहला क्वेश्चन किया, वो बात यह है कि आपको एक रियलिटी को एक्सेप्ट करके चलना होगा कि जब एसकेएम इवॉल्व हुआ है वो एक सर्टेन कंडीशंस में एक खास डिमांड पर इवॉल्व हुआ, तो उसमें पीजेंट्री की सभी लेयर्स इन्वॉल्व थी, और ये भी हकीकत है कि पीजेंट्री की सभी लेयर्स के अपने अपने इंटरेस्ट भी हैं, उसमें कॉन्फ्लिक्ट भी है और कुछ कॉमन बातें भी हैं। इसलिए कॉमन बात को लेकर जो ज्वाइंट इश्यूज होंगे उस पर एसकेएम आगे बढ़ेगा। पर जहां तक एक लैंडलेस पीजेंट्री है, एक दलित है, वो भी किसान है, और जो एक मिडिल और थोड़ी रिच पीजेंट्री वाले सेक्शन भी हैं, वो सभी एसकेएम में हैं। तो जिन पर इन सबकी यूनिटी बन पाएगी वो इशू रहेंगे। इसलिए पूरे इंडिया की पीजेंट मूवमेंट का जो इशू है वो किन इशू पर चले, कैसे आगे बढ़े, उन सभी का जो आंसर है वो अभी एसकेएम नहीं कर सकता। ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि वो आगे का कोर्स कौन सा लेता है, उसमें कौन से सेक्शंस की कौन सी प्लेसिंग रहती है, आपको भी ऑब्जर्व करना होगा। और एसकेएम की लीडरशिप के सामने ये बिल्कुल एक चैलेंज है, एक चुनौती है। वो आगे इसके लिए कैसे आगे बढ़ेगी वो आने वाले समय में पता चलेगा। जो बात पवेल जी ने कही उसमें सिर्फ एक छोटी सी बात ऐड करना चाहूंगा कि एक सर्टेन कंडीशन में और सर्टेन डिमांड्स पर ये एसकेएम बना। इसमें जैसे एमएसपी का इशू है, ये भी पूरे देश की पीजेंट्री को कवर नहीं करता। एमएसपी उस किसान को चाहिए जिसके पास अपने खाने से ज्यादा पैदा हो, लेकिन जो बहुत गरीब किसान है जिसको वो अपने खाने के लिए भी नहीं पैदा कर पा रहा, एमएसपी उसका इशू नहीं है।
उसका इशू तो उसके इशू तो और है, उसके इशू तो लैंड रिफॉर्म के साथ जुड़े हुए हैं, उसके इशू तो एग्रीकल्चर में सरकार ज्यादा इन्वेस्ट करे, वो उस तरह के इशू है। तो कौन कौन सी पॉक्स में कौन कौन से इशू हैं, और जो बात पहले पवेल ने भी कही कि जिन लोगों का इशू है अगर वो उन पॉक्स में कोई मूवमेंट खड़ी करते हैं तो उनके साथ वो कोऑर्डिनेट किया जा सकता है, और उसी तरह वो डिमांड चार्टर में वो डिमांड भी जुड़ती जाएगी। इसी के साथ ही ऑल इंडिया का पिक्चर वो किसान मूवमेंट क्या है उसमें, और वो कौन कौन सी चीजें हो सकती, ये समय के साथ ही वो स्पष्ट होता रहेगा। एक ही लाइन में अभी हमारी बैठक हुई है स्कैम की, उसमें एक 11 मेंबरी कमेटी बनाई गई है जो इन चीज़ों को लेके डिस्कस करके एक खरड़ा बना के हमारे सामने रखेगी। उसमें मुझे लगता है कि आपके सवाल का जो साथियों ने दिया है जवाब वो भी आ जाएगा, क्योंकि किसान एक बहुत बड़ी डेफिनेशन है। जैसे साथियों ने बोला, एग्रीकल्चर में लगे हुए, पैरा एग्रीकल्चर में लगे हुए, लैंडलेस, लैंड होल्डर, वो सब तरह के किसानों को किसानी मानना चाहिए, ये मेरी समझ है। लेकिन फाइनली हमारे संयुक्त किसान मोर्चे की जो कमेटी है वो ड्राफ्ट बना के जल्दी ले आएगी। धन्यवाद। एनी अदर क्वेश्चन? कई नौजवानों ने कई तरह के सवाल किए और मैं समझता हूं, अगर मैं कहूँगा तो क्या होता है कि मूवमेंट की भी एक हिस्ट्री होती है, और आज हम ये महसूस करते हैं कि देश में जिस तरह का किसान संगठन राष्ट्रीय स्तर पे होना चाहिए उसमें अभी बहुत काम होने की आवश्यकता है। संयुक्त किसान मोर्चा उस पर काम कर रहा है, उसकी तरफ संयुक्त किसान मोर्चा समझ भी रहा और कदम भी बढ़ा रहा है अपने। ये जो पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी और वेस्टर्न राजस्थान की बात करें तो 1906 में पंजाब में पहला आंदोलन शुरू हुआ था सरदार अजीत सिंह के नेतृत्व में, और जो पिछली सदी का सबसे लंबा आंदोलन था। और उस आंदोलन के बाद 1922 में पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी बनी थी जमींदारा लीग, और जमींदारा लीग के माध्यम से जो रिफॉर्म लाए गए थे, आप अगर थोड़ा रुचि लें तो आपको मिल जाएगा सारा कुछ। वो रिफॉर्म मील का पत्थर थे। उस टाइम पे कर्जा माफी का था, और कर्जा माफी बैंक की नहीं थी, किसी का भी कर्जा था, साहूकार का था या बैंक का था या किसी का भी था। एक असेंबली, पंजाब असेंबली में रेजोल्यूशन आया था कि आज से पहले का जो भी लेना देना वो माफ, कोई भी पैसा मांगेगा नहीं। और उसी टाइम ये मंडियां बनी थी, जिन मंडियों को बचाने के लिए हम लड़ रहे थे। ये जो मॉडल पंजाब, हरियाणा और इसके सराउंडिंग में है, ये उस टाइम क्योंकि किसानों की कांग्रेस और मुस्लिम लीग को दता बता के जमींदारा लीग की सरकार बनी थी जो 1945 तक रही थी, जिसने पैर लगने नहीं दिए थे। 1944 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग को पंजाब में बुरी तरह हारना पड़ा था। तो वो एक लंबी कहानी है, लेकिन ये क्षेत्र में ये इसलिए बता रहा हूँ कि इस क्षेत्र में अवेकनिंग आज से 115-20 साल पहले जो सरदार अजीत सिंह जी का आंदोलन था, उसके बाद ये जागरूक होना शुरू हुआ था और लंबा आंदोलन था। अब 17 साल से बिहार में मंडी खत्म कर रखी है। बिहार से धान खरीदा जाता और बिहार का धान व्यापारी खरीद के हरियाणा और पंजाब की मंडी में लाके बेचता। और ये आपने आंदोलन के दौरान देखा होगा, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि बिहार मॉडल को पूरे देश में लागू किया जाएगा। बिहार में पानी है, बिहार की जमीन उपजाऊ है, बिहार में होल्डिंग भी है, और बिहार का किसान यहाँ पूरे देश में दूसरे प्रांतों में मजदूरी करने जाता है, उस मॉडल को लागू करना चाहते हैं। बिहार मॉडल को लोग समझ नहीं रहे, लोग ये समझ रहे हैं कि बिहार कोई बहुत अच्छा मॉडल है। मेहनती किसान है बिहार का, अच्छा पानी है, अच्छी जमीन है, केवल मंडी खत्म की 17 साल पहले। कोई मंडी नहीं है, कोई प्रोटेक्शन नहीं है किसान को, और उसको लूटने के लिए पूरे देश का व्यापारी बिहार में जाता और बिहार से खरीद के देश के दूसरे प्रांतों में बेचता। तो बिहार मॉडल को अगर समझ लें, नरेंद्र मोदी जो समझा रहा है उस तरह नहीं, रियल में अगर बिहार मॉडल को समझ लें तो पिक्चर साफ हो जाती है कि सरकार की इंटेंशन क्या और सरकार किस तरफ जा रही है। और पीडीएस का तो ये अशोक गुलाटी जो हैं, जिनको सो कॉल्ड इन 3 कानूनों का ड्राफ्ट्समैन कहा जाता है, ये रिकमेंडेशन दे चुके हैं
कि प्रोक्योरमेंट और पीडीएस की आवश्यकता नहीं। शांता कुमार कमेटी की रिपोर्ट पढ़ी होगी, आप निकाल लेना, आजकल तो उपलब्ध होती है मोबाइल हाथ में। उसमें ये लोग शुरुआत बहुत पहले कर चुके हैं। ये तो किसान आंदोलन है, और किसान आंदोलन भी कुछ राज्यों का किसान आंदोलन है जो इस पे ब्रेक लगाता। हम दो चिंताएं हमारी हैं। हम एक तो सरकार की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नीतियों को ब्रेक लगाने का पिछले 30 साल से काम करते हैं। दूसरा, हम देश में जैसा किसान आंदोलन होना चाहिए महसूस ही नहीं करते। ये वास्तविकता भी है। हम उन प्रांतों में जहाँ पे आंदोलन सशक्त नहीं है उसमें एक सशक्त आंदोलन खड़ा करने का प्रयास करते हैं। और ये जो पीडीएस की बात है, ये एक और इश्यू है। प्रोड्यूसर और कंज्यूमर, उत्पादक और उपभोक्ता, जब तक दोनों का तालमेल नहीं बनेगा, क्योंकि तीनों कानून जो थे वो अल्टीमेटली वो जाके पहले उत्पादक को मारते और फिर उपभोक्ता को मारते। इस मूवमेंट में उत्पादक तो आ गया आंदोलन करने, लेकिन उपभोक्ता ने नहीं समझा कि अल्टीमेटली आखिरी तलवार तेरे गले पे आएगी और तुझे भी खड़ा होना चाहिए। ये जिस दिन समाज के मन में वो बैठ जाएगा, ये बात आ जाएगी कि उपभोक्ता और उत्पादक को अलग अलग नहीं रखा जा सकता, दोनों के इंटरेस्ट एक हैं, उस दिन देश में संपूर्ण क्रांति आएगी। मैं कॉमरेड हरिंदर से कहूँगा कि वो कंक्लूड करें और थोड़ा समराइज करें। बीस की बात है जब किसान नेताओं को पहली बार केंद्र सरकार ने दिल्ली में बुलाया मीटिंग करने के लिए, तो उसमें हमें स्टूडेंट्स के लिए थोड़ी बात ये समझने की ज़रूरत है इस बात को कि जब उन्होंने बुलाया मीटिंग के लिए, कृषि भवन में वो मीटिंग थी और किसान नेताओं को बुलाकर वहाँ पे ना कोई मंत्री था, ना कोई सीनियर लेवल के और कैबिनेट के लोग, सिर्फ ब्यूरोक्रेसी के लोग थे। और उन्होंने आते ही किसान नेताओं के सामने, क्योंकि बेसिकली पंजाब के किसान नेताओं को बुलाया था, तो उनके सामने कृषि कानूनों की जो उस टाइम ऑर्डिनेंस थे सितंबर में जाके फिर वो उस टाइम वो कानून बन गए थे, तो उसके सामने पंजाबी में कॉपीज रख दी, पंजाबी फॉन्ट में, एज इन की किसानों को अंग्रेजी नहीं आती है, हम आपको बताएंगे कि पंजाबी में देखो आप ये मतलब करो। ये सिर्फ किसानों पर सवाल नहीं था, ये पैरेलली किसानों के बच्चों पर जो यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं या जिस भी तरह से एकेडमिक में जुड़े हुए हैं, ये हम सब पे हमला था कि स्टेट हमें किस लैंग्वेज में देख रहा है। हमें वो ये बता रहा है कि आप अनपढ़ हो, आपको कुछ नहीं पता, आपको वी विल टीच यू कि क्या आपको देखना चाहिए। सेम किसान आंदोलन स्टार्ट हुआ तो किसानों को अनपढ़ बोल देते हैं, भोले वाले बोल देते हैं। इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण, सबसे मिसिंग जो मुझे लगी, क्योंकि मुझे अब साथी बोल रहे थे कि आप धन्यवाद वोट ऑफ थैंक्स बोलो, तो मेरे लिए थोड़ा ये मुश्किल हो जाता कि मैं किसके सामने वोट ऑफ थैंक्स बोलूं, क्योंकि मैं भी इसी आंदोलन का उतना ही हिस्सा था। तो मेरा ये सवाल, हम इसको थोड़ा कंटेक्चुअलाइज करके मैं आपसे बताना चाहूँगा कि किसान आंदोलन से स्टूडेंट स्ट्रगल को क्या सीखना चाहिए, जो हमें सिखाया इन्होंने। एक एक पॉइंट से हम स्टार्टिंग से ले लें। किसान आंदोलन जब पंजाब से शुरू होता है तो वहाँ पे जो नेताओं हैं उनकी कोठियों के, उनके एमएलएस के दफ्तर के घर घेरे जाते हैं इफ़ेक्टिव वे में। फिर टोल प्लाजा बंद किए जाते हैं इफ़ेक्टिव वे में। फिर रेल रोको आंदोलन किया जाता है। ये जो जितने भी तमाम डेवलपमेंट हुए, आप चाहे पंजाब हरियाणा बॉर्डर को रोका हो, फिर बाद में आके दिल्ली बॉर्डर्स को रोका हो, इन सब में एक कॉमन बात ये थी कि सभी के सभी स्टेप्स अथॉरिटी को, उनको फर्क पड़ रहा था, अथॉरिटी को सभी स्टेप से अथॉरिटी को नुकसान हो रहा था। उनके मन में ये रात को सोने से पहले ये बात आती थी कि वो वहाँ पे लोग हैं। हम कंसाइंस की बात तो छोड़ ही दें कि उनकी कंसाइंस होगी, उनको रात को सपना आ जाएगा कि देखो मेरे देश का किसान भूखा मर रहा है, चलो खेती कानून रद्द करो, एमएसपी दे दो, कर्जा मुक्ति माफ कर दो, ये चीज़ नहीं आएगी। लेकिन उनके रात में ये बात होती थी कि वो किसान यहाँ पे बैठे हैं, हमारे सर पे चढ़ के बैठे हैं। तो हमें जो मोड ऑफ प्रोटेस्ट है, स्टूडेंट्स को ये चीज़ समझनी होगी। हमें इस चीज़ पर विचार करना होगा कि हम जेएनयू के अंदर भी आंदोलन कर रहे हैं तो किस जगह पर कर रहे हैं, हम कहाँ से कहाँ लेकर हम मार्च निकाल रहे हैं, हम कहाँ पे इनडेफिनेट स्ट्राइक दे रहे हैं।
हमें किस जगह पर धरना देना चाहिए, किस अथॉरिटी से करना चाहिए, कहाँ पर जाके सवाल करना चाहिए। प्रशासन है, ये स्टेट है, एक तरफ हम कहते हैं कि फांसीवादी राज्य है, दूसरी तरफ हम उम्मीद करते हैं कि हम अपनी जगह प्रोटेस्ट करें और वो हमारे पास मांग पत्र लेने आ जाए। तो हमें किसान आंदोलन से ये चीज़ सीखनी है कि हमारी प्रोटेस्ट का मेथड है वो इफेक्टिव होना चाहिए, वो स्टेट को या वट एवर अथॉरिटी को क्वेश्चन करना चाहिए, उनको रात को नींद नहीं आनी चाहिए। हमारा आंदोलन ऐसा होना चाहिए। दूसरी बात, मैं अगर एक एक वक्ता से इन पे अच्छे से वोट ऑफ थैंक्स तो शौर्य करेंगे, लेकिन हमें एक एक जहाँ से लर्निंग की बात होती है कि इस JNU के अंदर जितने स्टूडेंट्स ग्रुप्स हैं, हमें बहुत इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, लेकिन अगर आप किसान आंदोलन को स्टडी करिएगा तो आपको पता लगेगा कि JNU के स्टूडेंट्स के अंदर जितने कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जितने इंटरनल जो वेरिएशंस हैं, उससे 100 गुना से भी ज़्यादा किसान आंदोलन के अंदर संगठनों में थे। यहाँ पर जितने संगठन बैठे हैं सब अलग अलग पोलर वे में हैं, लेकिन आज सबकी आवाज़ ये जा रही है, किसान मजदूर छात्र एकता जिंदाबाद। आप देखोगे सब एक एक करके, आप थोड़ा सा स्टडी करोगे कि पावेल की लोकेशन, राजेंद्र सिंह दीप सिंह वाला जी की लोकेशन, युद्धवीर जी की लोकेशन, डॉक्टर दर्शन पाल की, हमें ये पता लगेगा कि किस तरह चाहे हम अलग अलग सेक्शंस में हैं, लेकिन उसके बावजूद हमें कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाकर आज के स्टेट को क्वेश्चन करना है, आज के मुद्दों पे हमें सवाल उठाना है, आज के हम पे जो अटैक किए जा रहे हैं हमें उनको उन पे हमें काम करना है, रेदर देन हम एक दूसरे से यहाँ पे करते रहें कि तुम तो इस पे सवाल है, तुम इस पे स्टैंड तुम्हारा ये था, इस पे ये था। वो सब बातें हैं, लेकिन वो हमारे घर की बातें हैं। हमें इससे आगे जाके हमें सोचना होगा। हमें हर एक यहाँ पे वक्ता जो आए हैं, इन्होंने अपना अमूल्य जो हमें समय दिया, इस आज की मीटिंग को हमने अच्छे से हमने अपने आप में इसको सोचना है, इसको विचार करना है, इसको रीथिंक करना है कि हम इसके अंदर से क्या अडॉप्ट कर सकते हैं। एक एक जो भाषण, एक एक जो शब्द बोले वो बहुत इंपॉर्टेंट थे। युद्धवीर जी ने जो एक इतना अच्छा कंटेक्स्ट बिठा के जो बात कही कि कम्युनल पॉलिटिक्स जो हमें ख़राब कर देती है, जो डॉक्टर दर्शन पाल ने पूरा हिस्टोरिकली इसको ट्रेस करके बताया, जो पवेल एक इसका इंटेलिजेंस है इस आंदोलन का बता रहे हैं, और राजेंद्र सिंह दीप सिंह वाला जो इस बात से स्टार्ट कर रहे हैं कि जब हम 6 लोग हम जाते हैं मीटिंग करने और सामने 4 लोग ही होते हैं, हमें इस चीज़ से घबराना नहीं चाहिए कि हमारी प्रोटेस्ट में कितने लोग आ रहे हैं, लेकिन अगर हमारी इंटेंशन सही है, अगर हम अच्छा मोबिलाइज करने की ताकत, हम अच्छे से प्रयास करना चाहते हैं, ताकत भी नहीं, तो ये किसान आंदोलन मुझे भी अच्छी तरह याद है कि मैंने इस आंदोलन में सबसे पहले कब पार्टिसिपेट किया। मैं अपने दोस्त के साथ बाइक पर जा रहा था, एक किसान बोला कि आज मेरे पड़ोसी वो ट्रैक्टर जल्दी लेके निकल गए, आप हमें वहाँ तक छोड़ दो। हमने उस किसान को जुलाई में पहली बार बोला कि मंडी बंद हो जाएगी, वो बोला कि ऐसे हो ही नहीं सकता, और मुझे इस बात को जान के खुशी है कि वो टिकरी बॉर्डर पर 6 महीने टिका हो। तो मेरा सबसे हम बिल्कुल कैंपस में रह के इस चीज़ पे विचार चर्चा करेंगे, हम कैंपस के आंदोलन को और बढ़ाने की कोशिश करेंगे और इसको तेज करने की। और मैं आज जो सभी किसान नेता यहाँ पर आए हैं, मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मैं सिर्फ ये दावा नहीं करता, मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि SKM का जो आंदोलन का दूसरा फेज होगा, उसमें स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन आपके इक्वल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। शौर्य प्लीज। हमारे बीच में आज जो खास वक्ता बात रखे, ये सिर्फ अपने तजुर्बे हमारे बीच में नहीं रख रहे थे, बल्कि हम इससे क्या सीख सकते हैं, इस आंदोलन को आगे कैसे लेके जाए, इस बातचीत को कहीं ना कहीं शुरू कर रहे थे। और ज़रूरत है कि ये बातचीत को हम आगे बढ़ाते रहे। लेकिन कुछ कुछ जो बातें साथियों ने रखा, इसको ये गौर करने की ज़रूरत है कि जैसे साथी पावेल ने शुरू किया कि साम्राज्यवाद का जो आज हमला है, जहां से नीतियां बनती है, उसको टारगेट करने की ज़रूरत, जो किसान आंदोलन एक हिसाब से आज पहले बार अंबानी, अडानी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को टारगेट करके हमारे सामने रखा, कहीं ना कहीं छात्र आंदोलन में भी उस पर रिफ्लेक्ट करने की ज़रूरत है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जब बोला जाता है कि फॉरेन यूनिवर्सिटियाँ इंडिया में खोली जाएगी, FDI लाया जाएगा शिक्षा में, और कहीं ना कहीं ये शुरू भी हो चुका है। और ये जो नीतियाँ है कि 3% से ज़्यादा बजट का हिस्सा शिक्षा पे खर्च नहीं होगा, बजट का 10वां हिस्सा शिक्षा पे खर्च नहीं होगा, कहीं ना कहीं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक से ही हमारे सरकारों के ऊपर थोपी गई है। और साम्राज्यवाद का हम लोग अगर मुकाबला ना करेंगे तो हमारा आंदोलन कहीं पीछे रह जाएगा, सही मुद्दों को पहचान नहीं पाएगा। बाकी साथियों ने भी जैसे बताया कि
जो पार्लियामेंट्री स्ट्रगल है उसकी जगह एक जगह पे है, लेकिन जो पार्लियामेंट के बाहर जो सड़कों पे जो स्ट्रगल है उसको आगे लेके जाने की जो आवश्यकता आज हम लोग महसूस कर रहे हैं। छात्र आंदोलन के इतिहास में भी जब जब छात्र बाहर निकले हैं वो केवल अपने शिक्षा व्यवस्था और अपने फीस और हॉस्टल के लिए नहीं उतरे, लेकिन समाज को बदलने के लिए उतरे हैं। 50, 60, 70 के दशक में भगत सिंह से शुरू करके अगर हम लोग देखेंगे तो छात्र आंदोलन केवल कैंपस की नहीं लेकिन पूरे समाज को बदलने के लिए उतरा है और हम इसको आगे लेके जाने के लिए आज मौजूद है। 2015 में जब ऑक्यूपाई यूजीसी मूवमेंट हुआ था, जहां पे यूजीसी बिल्डिंग को 1-1.5 महीने के लिए घेर के बंद कर दिया गया था और उसके बाद ही नॉन नेट फेलोशिप जो उस समय एचआरडी मिनिस्टर स्मृति ईरानी बंद करना चाहती थी, उसके बाद वो उसको रिपील करना पड़ा उनको। ये इस तरीके के इफेक्टिव डेमोन्स्ट्रेशन से जो सीधे सीधे आज शिक्षा में जो कॉर्पोरेटीकरण हो रहा है उस पे जो हमला उसको अपने टारगेट में लेते हुए, तो साथी राजेंद्र और बाकी साथी भी जैसे बोल रहे थे कि इसको टारगेट करके सड़कों पे उतर के आज आंदोलन को मजबूत करने की ज़रूरत है। और युद्धवीर जी और दर्शनपाल जी ने जिस तरीके से बताया कि जो अलग अलग फेज रहे आंदोलन के, उसमें जो अलग अलग आंदोलन को और व्यापक करने में जो चैलेंजेस आए, ये तो हर आंदोलन में हम कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ के सवाल पे इसको लेके डील करते ही हैं कि कॉम्प्रोमाइज़ कहाँ पे होगा। वो कॉम्प्रोमाइज तो हो सकता है कि आंदोलन में कहीं पे जाके कहीं पे बात खत्म करनी हो, लेकिन क्या वो कॉम्प्रोमाइज हमारी जीत होगी या हार होगी, ये डिसाइड होता है कि हम लड़ते कैसे हैं। क्या हम पूरे तरीके से लड़ रहे हैं उस कॉम्प्रोमाइज पे जाके पहुंचने के लिए। एक किसान आंदोलन भारत के और दुनिया के सभी समस्याओं को हल नहीं करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये सामाजिक आंदोलन ही एकमात्र ताकत है जहां पे जनता अपने ताकत को दिखा सकती है और जो सत्ताधारी है उनके ऊपर भी वो काबू कर सकती है। तो इसी के साथ आज का हम और शुरुआत में ही विकास सर जो टोन सेट कर दिए कि हम लोग आज अगर एक्सपीरियंसेस सुन रहे हैं रेवोल्यूशनरी फार्मर्स मूवमेंट के, तो ये केवल एक दूसरे को वाह करने के लिए नहीं है। इसमें जो चैलेंज रहे हैं, इसमें जो सही में जो सबक है, उसको लेके ही आज हम लोग ये बातचीत में जुड़ रहे हैं। और यही टोन अगर हम आगे से अगर लेके जा सके छात्र आंदोलन की बातचीत में भी, तो भी कहीं ना कहीं ये फायदेमंद होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी स्पीकर्स का, वक्ताओं का, ऑर्गेनाइजर्स का, मॉडरेटर का। और उम्मीद रहेगी कि ये जो सबक छात्र आंदोलन के लिए किसान आंदोलन दिया है उस पे हम लोग और गौर करके आगे अपने आंदोलनों को और मजबूत कर पाएंगे। 1-2 महीने ही हुए हैं कि कैंपस खुले हैं। आईआईटी बॉम्बे में फी हाइक को आंदोलन ने वापस कर दिया है। अभी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आंदोलन चल रहा है 400% फी हाइक के खिलाफ, और 2 साथी हॉस्पिटलाइज भी हो चुके हैं, लेकिन फिर भी आंदोलन मजबूत है। यहाँ पे JNUSU का सिट इन चल रहा है और PhD प्रोस्पेक्टस जो आया है, जो फंड कट हुआ है, सीट कट हुआ है, डेप्रिवेशन पॉइंट पे हमला किया गया है, उसके खिलाफ आंदोलन को और मजबूत करेंगे। और इसी तरीके से एक दूसरे को केवल सॉलिडेरिटी नहीं, लेकिन एक दूसरे के साथ यूनिटी हम लोग बना के दिखाएंगे जो सड़कों पे होगा। यही उम्मीद रहेगी और आगे भी उम्मीद रहेगी कि आंदोलन में हम एक दूसरे से जुड़ते रह पाएंगे।